हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, जहाँ पे वो पीछे हमारी वीडियो कट हो गई है तो मैंने दोबारा से यहीं से किया हुआ है, तो यहाँ तक उसमें कंप्लीट हो गया था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ उन्हें अवकलन करने पर। तो यहाँ से हमने क्या किया, फ्रॉम थर्ड से ये 1/3 पाई एल क्यूब और साइन क्यूब अल्फा का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस, यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रख लिया, 2r ले लिया, साइन अल्फा का कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा। इससे अपन का बना 1/3 पाई एल क्यूब माइनस के 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस के 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस के 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ये जुड़ के हो गए 7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अब हम बात करेंगे इसके यहां आगे की। तो अभी आप देखेंगे थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि टेन अल्फा बराबर √2 तो त्रिभुज बनाएंगे, अल्फा एंगल लेंगे, टेन अल्फा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा √3 2 + 1। तो यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू ले लेंगे, साइन अल्फा क्या हो जाएगा √2/√3 और कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण 1/√3। ठीक है भैया, इसलिए d2v और d अल्फा स्क्वायर इसमें रखेंगे तो 1/3 पाई एल क्यूब, यहां पे रखेंगे तो 2 cos क्यूब अल्फा, तो 1/√3 का होल क्यूब माइनस 7 √2/√3 का होल स्क्वायर और 1/√3 1/3 पाई एल क्यूब, ये आ जाएगा 2 × 3√3 ठीक है, माइनस 7 × 2/3 और 1/√3। ये अपन का बन जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब। और ध्यान से देखो 3√3 है, ये 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गई 12/3√3, 3 चौके 12 नेगेटिव, तो माइनस के 4/3√3 और पाई एल क्यूब इज लेस देन 0। इसलिए जब शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, तब आयतन कैसा होगा, महत्तम होगा। आयतन कैसा होगा, महत्तम होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है अब कंप्लीट हो गया है। वहां पे कट हो गई थी वीडियो, तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उस हिसाब से लोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, वो भी एग्जाम्पल नंबर 38 है, अच्छा है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक स्थिर आयतन वाले खुले टैंक का आधार वर्गाकार है। ठीक है, तो माना खुले टैंक की लंबाई L तथा ऊंचाई क्या है, h है। एक खुला टैंक इस तरीके का है, ठीक है, जो भी है।
और आधार चूंकि वर्गाकार है, ऊंचाई h कह दी। आगे सुनिए, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैंक का जो आधार है, टैंक का आधार वर्गाकार है। कैसा है? टैंक का आधार वर्गाकार है, इसलिए टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टैंक का आयतन, टैंक खुला है ना, तो टैंक का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कैसा है? वर्गाकार, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर और इंटू एच। ये बी बराबर आ गया, बी बराबर एल स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो सुन लेते हैं उसकी बात। और वो कह रहा है यदि अंतः पृष्ठ न्यूनतम हो, यदि अंतः पृष्ठ न्यूनतम हो तो टैंक की गहराई तथा लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। टैंक की गहराई तथा लंबाई में, तो इसलिए टैंक का अंतः पृष्ठ, टैंक का अंतः पृष्ठ। अब अंतः पृष्ठ की बात करें तो आधार का क्षेत्र क्या क्या आएगा? आधार का क्षेत्रफल, अंतः पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल प्लस चारों भुजाओं का, ठीक है, चारों भुजाओं का वही आएगा, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल भैया? पता है? तो एस बराबर, ये तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 गुणा एल प्लस वी इंटू एच। तो एस बराबर एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? क्या होता है? 2, चारों दीवारों का होता है 2a प्लस वी, 2a प्लस वी इंटू एच, ये होता है। तो 2 इंटू एल यानी कि 4LH, 4LH ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा होगा। तो 4LH आ गया। यहां से क्या करेंगे? यहां से या तो हम h का मान रख लें, तो चूंकि फ्रॉम फर्स्ट से h बराबर b अपॉन एल स्क्वायर, तो s बराबर एल स्क्वायर प्लस 4l और b अपॉन एल स्क्वायर। एक l से l कट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस 4b अपॉन एल, ds dl 2l प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 4v अपॉन एल स्क्वायर, और b अपॉन एल स्क्वायर। थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं और थोड़ा इधर लिख लेंगे, जगह है अपने पास इतनी पर्याप्त। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं? ds dl, तो लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए कंडीशन लगा दें ds dl इक्वल टू 0, ds 2l माइनस 4v अपॉन एल स्क्वायर बराबर 0, 2l बराबर 4v अपॉन एल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा एल क्यूब बराबर 2v, तो दूना 4। ठीक है, तो l बराबर 2v की पावर 1/3, इतना आ गया। चलिए इसका क्या करें? डबल डिफरेंशियल d2s अपॉन dl स्क्वायर, d2s अपॉन dl स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस l की पावर -2, तो 4 2 का 8 v अपॉन एल क्यूब। ठीक है, ये जो चीज आ रही है l का मान रखने पर देखो ये बन जाएगा, एल क्यूब का मान रखने पर क्या हो जाएगा? 2v, तो d2s अपॉन dl स्क्वायर 2 प्लस यहाँ लिख दो एल क्यूब बराबर 2v, तो 8v अपॉन 2v, 8v अपॉन 2v कितने बार कट गया? 4 बार, 6 इज ग्रेटर है, अर्थात न्यूनतम है। कैसा है? न्यूनतम है। यही तो पूछा है उसने, यही तो पूछा है उसने। क्या कहा है कि
उसने कहा अंतःपृष्ठ कैसा हो, न्यूनतम हो। तो ये तो प्रूफ हो गया कि अंतःपृष्ठ न्यूनतम है, अंतःपृष्ठ अर्थात न्यूनतम है। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें लंबाई और गहराई में अनुपात चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहां से h बराबर क्या है, v अपॉन एल स्क्वायर, तो v का मान रख लो, कैसे भी कुछ भी कर लो, चाहे v बराबर रख लो, है ना। तो v का मान रख लो, तो v का मान क्या हो जाएगा, एल क्यूब अपॉन 2। तो h बराबर v बराबर हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 2। तो यहां से रखेंगे तो एल क्यूब अपॉन 2l स्क्वायर। तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2, या एल बटे एच चाहिए, एल बटे एच बराबर 2/1। तो अनुपात हो गया, क्या अनुपात हो गया, एल अनुपात एच बराबर 2:1, अर्थात लंबाई और गहराई का अनुपात 2:1 होगा जब उसका अंतःपृष्ठ, गलत आ रहा है, उल्टा पूछ लिया मैंने, h बटे एल है, चलो कोई बात नहीं, या करके लिख दो भैया, गहराई और लंबाई में, तो h बटे एल बराबर 1/2, तथा इस तरह लिख दें h अनुपात एल बराबर 1/2, इसलिए गहराई अनुपात लंबाई बराबर 1/2। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो आपने देखा कि मैंने इस सवाल को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आप थोड़ा सा और देखेंगे, अभी मैं बात करूंगा, गर्मी बहुत है। माना खुले टैंक की लंबाई एल है तथा ऊंचाई एच है। टैंक का जो आधार है वो कैसा है, वर्गाकार है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो समान हो जाती है। टैंक का आयतन हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो एल स्क्वायर, एल इंटू एल और इंटू एच। तो यहां से v बराबर एल स्क्वायर एच आ गया। अब चूंकि टैंक का अंतःपृष्ठ की बात कर रहा है, तो अंतःपृष्ठ क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। भाई कोई भी टैंक है, कूलर का टैंक है, जो भी टैंक है वो खुले टैंक हो गए, आधार का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का होता है 2a + b इंटू एच। तो आधार का क्षेत्रफल एल स्क्वायर 2l + l इंटू एच, 4lh हो गया। यहां से h का मान रख दिया तो b बटे एल स्क्वायर हो गया, b बटे एल स्क्वायर यहां रख दिया, l से l कट गया, b बटे एल हो गया, यहाँ 2l हो गया, यहाँ पर माइनस के 4v अपॉन एल स्क्वायर आ गया, ds dl बराबर 0 रख दिया। इससे हमें क्या मिला, क्रांतिक बिंदु। क्या कहते हैं इसको, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु मिलने से क्या मिल गया, l की वैल्यू मिल गई d2s dl स्क्वायर, तो इसका 2 हो गया, इसका माइनस के 4 2 जा 8v अपॉन एल क्यूब का मान रख दिया, 2v 4 बार कट गया, 6 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात अंतःपृष्ठ तो न्यूनतम आ ही गया। अब हमने ये b खत्म करना था, तो b का मान उठा करके रख दिया, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो। इससे हमें h अनुपात l या l अनुपात h जो भी पूछा था वो हमने यहाँ फाइंड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक सवाल और समझाने जा रहे हैं, समझाएंगे वो लिखाएंगे नहीं, ठीक है, वो समझ लें, बहुत ईजी है। एक निर्माता 5 - x बटे 100 रुपए प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है, अर्थात सेलिंग प्राइस दी गई, विक्रय मूल्य दिया गया। ओके, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया, x इकाइयां बेच सकता है, तो x का उसमें गुणा कर दें। ठीक है, तो ये 5x - x² बटे 100 हो जाएगा। x इकाइयों का उत्पाद मूल्य है, उत्पाद मूल्य का मतलब क्रय मूल्य c, तो c दिया गया x बटे 5 + 500। ठीक है, तो उसने कहा संख्या ज्ञात कीजिए जो अधिकतम लाभ करनी है। तो लाभ क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो माना लाभ फलन p मान लेते हैं, p बराबर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, s - c कर दें। ठीक है, विक्रय में से क्रय घटा दे, घटाने के बाद जो फलन बना, जैसे 24 बटे x - x² बटे 100 और माइनस के 500, मैं तो वहीं से बता रहा हूं ऐसे। फिर उसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x में ही फलन है तो x के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन कर दें। डिफरेंशिएशन जो भी आए dp dx बनेगा, dp dx को वही लिख के उच्चतम व निम्नतम के लिए बराबर 0 रख दें। उससे आपको x का मान मिलेगा 240। कितना मिलेगा, 240। डबल डिफरेंशियल कर दें, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आएगा, अधिकतम लाभ हो गया, कैसा हो गया, नेगेटिव। इसलिए x बराबर 240 पर वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। उसने ये नहीं पूछा कितना करेगा, संख्या ज्ञात करनी थी, तो x बराबर 240 पर वो अधिकतम लाभ अर्जित कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो बात की है, मैं प्रश्न के जो हमने उदाहरण बताए हैं बहुत ही शानदार और उम्दा प्रश्न है।
फिर भी मैं 8.6 के आपको एक या दो कुछ सवाल बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, उनको आप करने का। एक तो आप क्वेश्चन नंबर टिक कर लें पहला, और एक दूसरा, और एक तीसरा, और एक पांचवा। ये आपको 3-4 प्रश्न आज ही करके देखने हैं और इजी है। किसी व्रत में बड़ा से बड़ा, किसी व्रत में बड़ा से बड़ा क्या कह रहा है, त्रिभुज खींचा जा सकता है, तो त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। त्रिभुज खींचा जा सकता है, समबाहु त्रिभुज होगा, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि वो थीटा बराबर 60 अंश देगा। वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग दिया गया, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सब जानते हैं, 4 इंटू भुजा है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर के मान लेना, यानी कि 4x प्लस के 2πr बराबर x। एक इक्वेशन बनेगी। उनके क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। तो a1 प्लस a2 बराबर a मानना है, तो a1 प्लस a2 बराबर a हो जाएगा। तो उससे आपका क्या होगा कि एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर वो x में कर लेना चाहे r में कर लेना, क्योंकि एक इक्वेशन ऊपर दी गई है तो उससे निकल के आएगा। उसको करके देखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी dA dx या dA dr, जो भी निकले उसका क्षेत्रफल कैसा आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0। ऐसे ही करना है, सेम टू सेम करना है। और एक क्वेश्चन, चलिए ये तीसरा वाला जो है वो जब मैं नवा बताऊंगा नीचे विविध का, तब हो जाएगा आपका। विविध के हमने कुछ और एक क्वेश्चन मैंने 5वें की बात और करी, समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा भुजा का योग, कर्ण तथा भुजा का योग बराबर के मान लेना, और सिद्ध कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो इस पे चर्चा कर लेंगे, 3-4 सवाल ये हम आपको और बता देंगे, यदि आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो भी बता दूंगा। चलिए इसके बाद मैंने विविध 8 के आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ 4 सवाल दिए थे, इनको भी कल मैं विविध के भी सवाल करा सकता हूं, इसलिए आज आप इनको करके देखें। 7वां और 8वां, आज हम 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, 7वां और 8वां घनाकार संदूक, ये हमने सन्निकटन वाले चैप्टर में करा दिए। तो आप प्रयास करें, निश्चित तौर पर प्रयास करें, तो ये सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो अच्छे सवाल है, एक तो 5वां है, एक 6वां है, एक 9वां और एक 10वां, ये आप जरूर टिक कर लें। ये 4 प्रश्न आपको अवश्य करने होंगे, और 3 प्रश्न मैंने ऊपर आपको बता दिए, वो 7 प्रश्न है, ठीक है। अगर आप हो जाए तो बढ़िया है, मैं कोशिश करूंगा कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट कराने का, ठीक है। आज क्या कौन सा लेक्चर है, 12, 13-14 में कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप भी प्रयास करें। देखो भैया, मैं आपको एक और बात फिर बता दूं, आज फिर बता रहा हूं। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हमें डिफरेंशियल वगैरह की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मैं रोज रोज कहता हूं, हमें जब तक सूत्र याद नहीं होंगे, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला, अभी जब हमारी इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाली है तब हमें क्या करना हो, 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन टू थीटा क्या होता है ना। हम यही सूत्रों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। 11th में हम ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ते हैं, इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, है ना। लेकिन क्या है कि हमें सूत्र आज तक याद नहीं हुए। टेबल और चतुर्थांश, आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो हम ये कंफर्ट महसूस कर ही नहीं सकते हैं पढ़ते समय, क्योंकि जब तक हमें इनिशियली बेसिक फंडामेंटल तैयार नहीं होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो भैया हमें बेसिक फंडामेंटल तैयार करने ही पड़ेंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लें बच्चों कि हमें जब तक ये सूत्र वगैरह याद नहीं होंगे हम ऐसे ही परेशान रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए भैया हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि प्लीज आप निश्चित तौर पर सूत्रों को पढ़ लें, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सूत्र भी ऐसे पढ़ें जिनका यूटिलाइजेशन है। देखो अब जैसे आपने चैप्टर 2 पढ़ा तो प्रतिलोम प्रतिफलन, और 7वें में भी प्रतिलोम प्रति, तो एक ही चीज हो गई। तो उनका यूज कब कर पाओगे, जब आपने वहां सीखा हो। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को जब आपने सीखा तो इनवर्स फंक्शन वहां यूटिलाइजेशन हो गया, तो इसलिए आपका बढ़िया हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे नहीं तो आपका बढ़िया नहीं होगा। तो आप सोचते हो कि हम एकदम 12वीं में आके पहलवान हो जाए, तो 12वीं में आके कहां से हो जाओगे जब 11वीं में ही नहीं करते हो। लेकिन चलो, जो गलतियां की हैं उनको भूलो। लेकिन अब अपने पास सितंबर कंप्लीट होने वाला है, इसलिए उससे पहले पहले अपने पास 10 दिन बचे हुए हैं, इनमें अपनी सुधार कर लें, गलतियों को सुधार कर लें। आज हम 8वां चैप्टर भी लगभग समाप्त कर चुके हैं, 9वां चैप्टर स्टार्ट होगा। उससे पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट, नहीं तो इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी उसमें, मैं कर भी नहीं सकता हूं कुछ, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। नए सूत्र इंटीग्रेशन के भी आ जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के तो चल ही रहे हैं, और नए नए कितने मेथड है हम आपको ये भी बता दें। देखो कितने मेथड है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, पहले तो मानक सूत्रों द्वारा है, प्रतिस्थापन द्वारा है, खंडसा विधि द्वारा है, आंशिक भिन्नों के द्वारा है, परमेय फलनों के द्वारा है, अपरमेय फलनों के द्वारा है,
ठीक है। समाकलन क्रमशः बहुत सारी चीजें आने वाली है और फिर लिमिट फिमिट बहुत सारी चीजें हैं, है ना। निश्चित समाकलन में भी अलग अलग पार्ट होंगे, गुणधर्म होंगे, तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। फिर वो उसका समाकलन के अनुप्रयोग और फिर अवकल समीकरण, 9 मेथड है अवकल समीकरण मेथड में। तो अब आप समझिए कितने सारे मेथड हमें तैयार करने हैं। तो इसलिए प्लीज आप सूत्रों को तैयार जरूर करें, भलीभांत तैयार करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए आप इसका रिवीजन करेंगे, मुझे ऐसी आपसे आशा है।